हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज़ दिनेश साहू और हमारी एमपी के या फिर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो क्लासेस हैं इसको हम आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज से हम एमपी की जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसको डिस्कस करने वाले हैं या फिर इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का जो लेक्चर है एमपी के जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है या फिर भौतिक प्रदेश हैं या फिर भौगोलिक विभाजन है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काफ़ी क्वेश्चंस हमें इस टॉपिक से दिखने को मिलते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। तो जो भी हमारी ये क्लासेस हैं बाइलैंग्युअल क्लासेस हैं, आप हमारी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक क्विक अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप एमपी के नोट्स या फिर पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट एमपी का कोर्स या फिर मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज का कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जाकर के इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा 1,000,040 कूपन कोड का यूज़ करना ना भूलिए। इस कोड को यूज़ करके आप 40% का डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश का चूंकि हम भौगोलिक विभाजन डिस्कस कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल डिवीज़न डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम भारत के दृष्टिकोण से या फिर इंडिया का जो हमारा मैप है इसके दृष्टिकोण से देखें तो हमारा जो मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा, ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का पार्ट है या फिर एंशियंट जो गोंडवाना लैंड है उसका पार्ट है, याद रखिएगा, है ना। हमारा मध्य प्रदेश कहाँ पर है? इस रीजन में आपको हमारा मध्य प्रदेश देखने को मिलता है ना। ये वाला जो रीजन है यहाँ पर आपको हमारा मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, एमपी देखने को मिलेगा, है ना। और ये जो हाईलाइट क्षेत्र है, ये वाला आपको जो उभरा हुआ एक क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार इसको हम बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। ओके, जब हम इंडिया की ज्योग्राफी को डिस्कस करते हैं तो इंडिया में भी हम 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न या फिर 6 भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं। उसमें से एक है प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेट्यू। और प्रायद्वीपीय पठार जो है, जितने भी इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इसमें सबसे बड़ा फिजिकल डिवीज़न है, सबसे बड़ा फिजिकल पार्ट है, याद रखना। और ये पूरा क्या है? पठार है। ये क्या है? पठार है या फिर प्लेट्यू है ना। प्लेट्यू है, आपको याद रखना। और यहाँ पर ही हमारा मध्य प्रदेश स्थित है। मतलब इससे आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य है ना, ये पूरा पठारी रीजन है ना, पूरा पठारी रीजन है या फिर प्लेट्यू में स्थित है। और किस में स्थित है? तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। ओके, तो फ्रॉम आ ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू मध्य प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ एंशियंट गोंडवाना लैंड। तो सबसे पहले पॉइंट आपको यही याद रखना है। अब थोड़ा सा हम गोंडवाना लैंड को और समझ लेते हैं कि गोंडवाना लैंड का पार्ट क्या है। ये तो अभी मैंने आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू बताया, है ना। तो यदि मैं आपको बोलूँ तो कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये भी किसका पार्ट है? ये भी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है ना। हमारा एमपी भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है और जो पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो आखिर गोंडवाना लैंड क्या है, इसको थोड़ा सा हम इस मैप के थ्रू समझते हैं। देखो, आज से लगभग 225 मिलियन ईयर एगो आप जाओगे, या फिर आप समझिए लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले आप जाओगे, तो हमारी जो ये पृथ्वी है इसमें आपको एक ही सुपर कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, दैट इज दिस वन। ओके, ये पैंजिया, इसको बोलते थे पैंजिया। क्या बोलते थे? पैंजिया। जितने भी वर्तमान सिचुएशन कैसी है ऐसी है, 7 कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आज से 25 करोड़ वर्ष पहले, ईयर पहले, ये सारे जो महाद्वीप हैं आपस में जुड़े हुए थे, जिसको हम बोलते थे पैंजिया, है ना। अब ये पैंजिया धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, है ना। तो 2 पार्ट में टूटा, एक लॉरेशिया और एक गोंडवाना लैंड, है ना। अब हमने क्या डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश जो है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है ना, या फिर हमारा प्रायद्वीपीय पठार जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा आपको भारत दिखाई दे रहा होगा, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है। ये क्या है? इंडिया का पार्ट है, इंडिया है ना। तो ये इंडिया जो है ये इस गोंडवाना वाले क्षेत्र में लगा हुआ था, याद रखिएगा। ऊपर वाले को लॉरेशिया बोला था, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड बोला था, ठीक है। तो ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है ये ऊपर की ओर इस प्रकार से मूवमेंट करते हुए फिर यहाँ पर ये यूरेशियन प्लेट जो है इससे टकराया था, है ना। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर यूरेशियन प्लेट थी, यहाँ इंडियन प्लेट थी, और फिर आपको पता होगा हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि गोंडवाना लैंड क्या है। ओके, तो ये पैंजिया के बाद जो 2 भागों में ये बड़े भूखंड टूटे थे, उसको एक को लॉरेशिया और एक को गोंडवाना लैंड बोला गया था। और इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट था हमारा मध्य प्रदेश या फिर हमारा प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। चलिए, इतना याद रखिएगा। अब यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में टोटल हमें 3 मुख्य भौतिक क्षेत्र देखने को मिलते हैं, 3 मेजर फिजिकल रीजन देखने को मिलते हैं, या फिर 3 मेजर जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है हमारे एमपी में देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि भैया आखिर भौगोलिक विभाजन या फिर जो ज्योग्राफिकल, है ना, ज्योग्राफिकल ये डिवीज़न होता है ना,
ज्योग्राफिकल जो डिवीज़न होता है इसका मतलब क्या होता है ना। किसी भी देश, किसी भी राज्य को हम जब उसको ज्योग्राफी के अनुसार डिवाइड करते हैं, वहाँ के जो भी फिजिकल फीचर हैं उस आधार पर जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो क्या चीज़ें देखते हैं, ये थोड़ा सा हम समझते हैं ना। तो किसी भी क्षेत्र की हम संरचना को देखते हैं कि वो क्षेत्र कैसा बना हुआ है, किस प्रकार की वहाँ पर चट्टानें हैं, है ना, किस टाइप की वहाँ पर रॉक्स हैं, किस प्रकार की नदियाँ हैं, सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है ना। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर प्लेट्यू है ना, कहीं पर मैदान है, ओके, और कहीं पर आप सोचिए दलदली क्षेत्र है ना, प्रीपेड क्षेत्र है, कहीं पर आइलैंड है। तो ये सभी जो भौतिक क्षेत्र होते हैं इसके आधार पर ही जो भूगोलवेत्ता होते हैं, है ना, जो ज्योग्राफी के विद्वान लोग होते हैं, वो किसी भी क्षेत्र का फिजिकल डिवीज़न करते हैं। तो एमपी तो चूंकि पूरा पठारी है, प्लेट्यू रीजन है, तो इसके 3 मेजर जो डिवीज़न है वो किए गए हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से वो 3 मेजर डिवीज़न है। एक है सेंट्रल हाईलैंड, एक है सतपुड़ा मेकाल रेंज और एक है ईस्टर्न प्लेट्यू। बात समझ में आ गई। देखो, मध्य उच्च प्रदेश ये वाला है ना, ये जो है ये इसको हम बोलते हैं मध्य उच्च प्रदेश, है ना। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार। ये है दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। ये है मध्य उच्च क्षेत्र, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड ये पूर्वी पठार में आता है, ये ईस्टर्न प्लेट्यू में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही हमारा जो मध्य प्रदेश है इसका हमने 3 पार्ट में भौगोलिक विभाजन किया है, फिजिकल डिवीज़न किया है। एक है सेंट्रल हाईलैंड जिसको हम मध्य उच्च भूमि बोलते हैं, एक है सतपुड़ा मेकाल रेंज, ओके, एक है ईस्टर्न प्लेट्यू। तो ये 3 मेजर डिवीज़न है। अब इसके भी कुछ सब डिवीज़न किए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो 3 मेजर डिवीज़न हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना, ये एमपी का हमारा मैप है। तो हमारे एमपी में मेजरली क्या है, प्लेट्यू ही है। तो यहाँ पर और आपको डिफरेंट प्लेट्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन मेजर जो 3 मेजर डिवीज़न है इसके भी कुछ सब डिवीज़न किए गए हैं, आपको याद रखना है ना। पहला है सेंट्रल हाईलैंड, सेकंड है सतपुड़ा मेकाल रेंज और थर्ड है ईस्टर्न प्लेट्यू। तो इनके भी कुछ सब डिवीज़न है, जैसे कि सेंट्रल हाईलैंड जो है, ओके, सेंट्रल हाईलैंड जो है इसमें एक है मालवा प्लेट्यू, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, रीवा पन्ना प्लेट्यू और नर्मदा सोन वैली। इसके अलावा हिंदी में बोलूँ, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, है ना। तो मेजर जो हमारे डिवीज़न हैं एमपी के वो सेंट्रल हाईलैंड में आते हैं, मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर यदि मैं इंडिया का एक मैप बनाऊँ इस प्रकार से, ये हमारा ये मध्य प्रदेश है मान लो, तो इसका बड़ा भाग जो है सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत ही आता है, मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत ही आता है। फिर एक है सतपुड़ा मेकाल रेंज, ओके, सतपुड़ा मेकाल आपको पता है दक्षिण रीजन में आपको यहाँ पर सतपुड़ा मेकाल रेंज देखने को मिलेगी, इस रीजन में, है ना, हमारे भारत के दक्षिण क्षेत्र में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, यहाँ से ही फिर दक्कन प्लेट्यू या फिर सदर्न इंडिया स्टार्ट होता है। और फिर यहाँ पर ये ईस्टर्न प्लेट्यू है, ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। नॉर्मली इसमें बघेलखंड रीजन जो है, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड प्लेट्यू इसमें आता है, आपको याद रखना है, ओके। अब एक एक करके जितने भी ये प्लेट्यूज़ हैं, है ना, अब देखिए 3 तो मेजर डिवीज़न हो गए और कितने हो गए टोटल, तो 5 ये हो गए, 1 2 3 4 5 यहाँ हो गए, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ। तो टोटल सब डिवीज़न बोले तो कितने हो गए हैं, 7, है ना। टोटल सब डिवीज़न की बात करें तो 7 है और 3 मेजर डिवीज़न है, ओके। अब याद रखिएगा, जब मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ लगा हुआ था ईयर 2000 से पहले, है ना, तो हमारे एमपी में टोटल कितने पार्ट थे, तो हमारे एमपी में टोटल 9 सब डिवीज़न थे, है ना। अभी कितने 7 हैं, लेकिन उस समय कितने सब डिवीज़न थे, 9 थे। लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ अब अलग हो गया है। तो याद रखिएगा 3 मेजर डिवीज़न है और एक क्या है, 3 मेजर डिवीज़न है और 7 क्या हैं, सब डिवीज़न है, याद रखिएगा। अब एक एक करके जितने भी ये प्लेट्यूज़ हैं इनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसी क्रम में यहाँ पर एक और मैप मैंने आपके लिए रख दिया है, जो भी प्लेट्यू हैं उसकी एक इमेज यहाँ पर मैंने क्रिएट की है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो एक एक करके यदि हम प्लेट्यूज़ की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा प्लेट्यू है वो है मालवा का पठार या फिर मालवा प्लेट्यू, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है, याद रखना है। देखिए एमपी के यदि हम समृद्ध क्षेत्रों में बोलें, है ना, जिनमें बहुत ज़्यादा समृद्धता है, चाहे आप एग्रीकल्चर की बात करो, इंडस्ट्रीज़ की बात करो, है ना, हर एक दृष्टिकोण से, बड़े बड़े शहरों की बात करो, इंदौर भोपाल जैसे शहरों की बात करें, तो मालवा का पठार जो है यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा जो रीजन है, ये मालवा
प्लेट्यू वाला रीजन जो है ये सबसे समृद्ध क्षेत्र आप इसको बोल सकते हो हमारे एमपी का। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू एरिया लार्जेस्ट एरिया भी इसकी के पास है, मतलब सबसे बड़ा यदि कोई भौतिक प्रदेश है हमारे एमपी में तो वो मालवा प्लेट्यू ही है। तो समृद्ध भी है, लार्जेस्ट भी है, तो बहुत महत्वपूर्ण भी है। भोपाल और इंदौर जैसी सिटीज़ भी इसी में आती हैं। ओके, चलिए तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, मालवा प्लेट्यू की बात करें तो याद रखिएगा इसकी हाइट कितनी है, लगभग 500 से 800 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो हाइट प्रीलिम्स या फिर वनडे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप यदि एमपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेंस में लिखने के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि चूंकि ये पठार है तो ठीक ठाक आपको नॉर्मली 400, 500, 600, 700, 800 के आसपास हाइट देखने को मिलेगी, है ना। क्योंकि हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है पेनिनसुलर प्लेटू है उसकी भी हाइट लगभग कितनी है, 600 से 800 मीटर के आसपास एवरेज हाइट है। ठीक है, तो इतनी एवरेज हर एक प्लेट्यू में आपको हाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है तो याद रखिएगा ये जो मालवा का पठार है ना इसका निर्माण हुआ है बेसाल्ट रॉक से। कैसे? बेसाल्ट रॉक से। बेसाल्ट रॉक कैसे बनती है? ये वॉल्केनिक रॉक्स होती हैं, याद रखना। ये ज्वालामुखी जो होते हैं ना, ज्वालामुखी से जब क्या निकलता है, लावा बाहर आता है ना। ज्वालामुखी से जब लावा बाहर आता है, वॉल्केनो से जब लावा बाहर आता है और बाहर आकर के वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो इससे जो रॉक्स बनती हैं, इनसे जो रॉक्स बनती है इसको ही हम बोलते हैं बेसाल्ट रॉक्स, याद रखिएगा, है ना। तो ये पूरा बेसाल्ट रॉक्स वाला रीजन है मालवा प्लेट्यू, आपको याद रखना है ना। और इसी के कारण आपको यहाँ पर ब्लैक सॉइल भी देखने को मिलेगी, है ना। ये जो लावा द्वारा बना हुआ क्षेत्र है तो इनमें ही जब डेन्यूडेशन होता है, इनमें जब टूट फूट होती है तो उससे ही क्या बनती है, ब्लैक सॉइल बनती है। तो याद रखिएगा इस पूरे रीजन में वॉल्केनिक रॉक्स हैं जिनको हम बेसाल्ट रॉक्स बोलते हैं, बेसाल्ट चट्टानें बोलते हैं, और काली मिट्टी यहाँ देखने को मिलती है। ओके, इसके क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें तो 88,222 स्क्वायर किलोमीटर, 88,222 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि लगभग, अब क्षेत्रफल थोड़ा सा दिमाग में रख लो राउंड फिगर में, मेन है ये परसेंटेज, है ना। परसेंटेज इंपॉर्टेंट है कि ये कुल हमारे मध्य प्रदेश का 28.62% है। ठीक है, 28.62% के आसपास है मालवा का पठार, याद रखिएगा। तो ये परसेंटेज दिमाग में रख लेना। ये सबसे लार्जेस्ट है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एमपी का सबसे बड़ा भूभाग है ना, या फिर लार्जेस्ट प्लेट्यू है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है लार्जेस्ट जियोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। जितने भी हमने 7 सब डिवीज़न डिस्कस किए उसमें सबसे लार्जेस्ट यही है। आगे बात कर लें तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, मैंने आपको बता ही दिया कि वॉल्केनिक जो रॉक्स हैं, बेसाल्ट रॉक्स हैं, उनसे ही इसका फॉर्मेशन हुआ है। देखिए हमारा जो पूरा, यदि मैं इंडिया का मैप बनाऊँ इस प्रकार से, है ना, यदि मैं दक्षिण भारत का मैप बनाऊँ ये वाला, तो यहाँ हमारा मध्य प्रदेश है ना, यहाँ पर ये मालवा प्लेट्यू है। तो ये पूरा जो रीजन है ना, ये वाला जो पूरा रीजन है यहाँ वाला, ये पूरा बेसाल्ट चट्टानों का रीजन है, ये बेसाल्ट रॉक्स का ही रीजन है पूरा, है ना। क्रिटेशियस पीरियड में, याद रखिएगा, क्रिटेशियस पीरियड था से करोड़ों वर्ष पहले, तो उस समय इस रीजन में रियूनियन हॉटस्पॉट के चलते बड़ी मात्रा में वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे। ओके, और इस पूरे रीजन में मैग्मा वाली चट्टानें बिछी हुई हैं या फिर हमें देखने को मिलती है ना। तो ज्वालामुखी के मैग्मा से बेसाल्ट चट्टानें बनेंगी और उसके ही टूट फूट से काली मिट्टी हमें देखने को मिलेगी। तो इस पूरे रीजन में आप देखोगे ब्लैक सॉइल भी आपको देखने को मिलती है। ओके, तो ये काली मिट्टी, और काली मिट्टी के ही चलते इस रीजन में आप देखोगे कपास, है ना। हमारे एमपी में, मतलब मालवा में तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन खासतौर पर आप गुजरात में देखोगे, है ना, गुजरात में और महाराष्ट्र में देखोगे तो कॉटन का जो एग्रीकल्चर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ड्यू टू ब्लैक सॉइल। तो याद रखिएगा बेसाल्ट रॉक है और ब्लैक सॉइल है। ठीक है, आगे बात करें तो ये जो रीज़न है यहाँ पर गेहूँ और सोयाबीन की फसलें अच्छी खासी ली जाती है ना। गेहूँ की फसलें और सोयाबीन की फसलें जो हैं ये ठीक ठाक ली जाती हैं, याद रखिएगा। ख़ासतौर पर ईस्टर्न, यदि हम मालवा में बात करें, है ना, यदि हम इसके 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लें, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मालवा का प्लेट्यू है, यदि हम 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लें तो इसका जो पूर्वी पार्ट है यहाँ पर आपको आलू, है ना, और सोयाबीन का एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। और वेस्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कपास, कॉटन, ठीक है, कपास जिसको हम कॉटन बोलते हैं, इसके अलावा गेहूँ की खेती देखने को मिलेगी, है ना। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो गेहूँ का अच्छा खासा
एग्रीकल्चर है यहाँ पर, तो गेहूं की डलिया इसको हम बोलते हैं, है ना, वीट बास्केट इसको हम बोलते हैं। इसके अलावा सोयाबीन और कपास कॉटन की भी यहाँ पर कृषि होती है, तो याद रखिएगा, है ना। इसका रीज़न क्या है, कॉटन का रीज़न है ब्लैक सॉइल, है ना। और ब्लैक सॉइल एक अच्छी मिट्टी मानी जाती है, जलोढ़ के बाद सेकंड सबसे ज़्यादा जो अच्छी मिट्टी मानी जाती है, एल्यूवियल के बाद जो सेकंड बेस्ट सॉइल मानी जाती है वो ब्लैक ही मानी जाती है, तो पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। रेनफॉल की यदि हम बात करें, वर्षा की यदि हम बात करें, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादा होती है ना, जो ईस्टर्न वाला पार्ट है यहाँ पर ज़्यादा होती है, पश्चिम में थोड़ा कम होती है। तो एवरेज 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास आपको इस रीजन में रेनफॉल या फिर वर्षा देखने को मिलेगी। ईस्टर्न एमपी में ज़्यादा देखने को मिलेगी, वेस्टर्न में कम देखने को मिलेगी, है ना। यदि यहाँ पर भी मैं क्लासिफिकेशन करूँ, है ना, यहाँ पर भी पूर्वी पश्चिमी, क्योंकि मालवा प्लेटू काफ़ी बड़ा है, तो पूर्व में आप देखोगे 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होगी, है ना। और पश्चिम में आप देखोगे तो यहाँ पर 75 के आसपास होगी, लेकिन एवरेज आप 50 से 100 के आसपास भी इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम मालवा प्लेट्यू के बारे में कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो टेम्परेट क्लाइमेट है यहाँ का, समशीतोष्ण जलवायु है ना। इसका मतलब क्या है कि देखो, यहाँ पर जब गर्मी पड़ती है ना, और जब ठंड पड़ती है, तो गर्मी में ना बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, ठंड में ना बहुत अधिक ठंड पड़ती है, मतलब अच्छा क्लाइमेट यहाँ का होता है, याद रखिएगा। और इसी के चलते जो चीनी यात्री फाहियान जब भारत की यात्रा में आए थे और जब उन्होंने मालवा के क्लाइमेट को देखा, जब वो मालवा में आए तो उन्होंने विश्व की सबसे अच्छी, क्योंकि ये तो यात्री थे, जगह जगह पर घूमा करते थे, तो इन्हें मालवा का क्लाइमेट बहुत अच्छा लगा था, तो इन्होंने मालवा के क्लाइमेट को वर्ल्ड बेस्ट क्लाइमेट बोला था, विश्व का सबसे अच्छा क्लाइमेट बोला था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो समशीतोष्ण जलवायु है, मतलब गर्मी में ना बहुत गर्मी, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, गर्मी में ना बहुत गर्मी, है ना, और ठंड में ना बहुत ठंड, मतलब अच्छा है कि ठंड भी नॉर्मल रहेगी, गर्मी भी नॉर्मल रहेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत अधिक ठंड पड़ गई तो भी आप परेशान हो जाओगे, बहुत अधिक गर्मी पड़ गई तो भी आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ की रिवर की यदि हम बात करें तो चंबल, छिप्रा, काली सिंध, है ना, पार्वती, ये सब अल्टीमेटली यदि आप देखोगे तो यमुना और गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा एक बात और याद रखना कि यहाँ पर जो विंध्यन रेंज है, विंध्यन रेंज है ना, विंध्य के बाद यहाँ पर मैं बता देता हूँ, विंध्यन रेंज आपको देखने को मिलती है, विंध्यन रेंज, विंध्य पर्वत जो है, तो विंध्य पर्वत के नॉर्थ वाला जो पूरा रीजन है ना, तो उसका जो स्लोप है कुछ इस प्रकार से नॉर्थ की ओर है ना। मतलब इस प्लेट्यू में जो भी नदियां आप देखोगे अल्टीमेटली नॉर्थ की ओर ही जाती हुई आपको दिखाई देंगी इस प्रकार से, है ना, नॉर्थ, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली इसलिए यमुना और गंगा में जाती है क्योंकि ये नॉर्थ की ओर टिल्ट है ना। जो हमारा पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसका जो ये वाला नदर्न वाला पार्ट है ये नॉर्थ की ओर क्या है, टिल्ट है, झुका हुआ है। इसी के कारण सारी नदियां जो हैं वो गंगा और यमुना में जा कर के मिलती हैं, या फिर उन रिवर्स की क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब मालवा रीजन के डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से। तो देखो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है ना, ये जो पूरा रीजन हाईलाइट मैंने किया है ये क्या है, ये मालवा रीजन है। ये कौन सा रीजन है, ये मालवा रीजन है ना, मालवा रीजन है, याद रखिएगा। कौन कौन से हैं तो देखते हैं। देखो सबसे पहले जो पूरे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो झाबुआ हो गया, रतलाम हो गया, अलीराजपुर हो गया, ओके, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास। अब देखो इंदौर, देवास, भोपाल, ये बड़ी बड़ी मुख्य सिटी हैं इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से, है ना। इंदौर को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है। भोपाल हमारी पॉलिटिकल कैपिटल है, आपको पता होगा, है ना। विदिशा, रायसेन, ये सब संपन्न क्षेत्र, राजगढ़, शाजापुर, मालवा, है ना, आगरमालवा, उज्जैन आपको पता होगा कि धर्म महाकाल बाबा हैं यहाँ पर, तो उसके कारण काफ़ी फेमस है। तो ये क्षेत्र जो है, एक तो यहाँ की जलवायु अच्छी है ना, यहाँ की जलवायु अच्छी है, याद रखना। यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, यहाँ की सॉइल अच्छी है, ठीक है, यहाँ की सॉइल अच्छी है, ठीक है। बड़े बड़े शहर, सिटी यहाँ पर हैं, बड़ी बड़ी सिटी यहाँ पर है। तो इन सभी रीज़न के चलते ये वाला जो पूरा रीज़न है काफ़ी ज़्यादा संपन्न रीज़न है ना, हर एक दृष्टिकोण से आपको याद रखना। पूरे एमपी की यदि हम बात करें तो सबसे संपन्न यदि कोई क्षेत्र है तो वो यही है, ठीक है। तो कौन कौन से जिले हैं यहाँ पर ऑलरेडी सारे मैंने मेंशन करे हैं ना। अब देखो ज्योग्राफी की यदि हम बात करें, चूँकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं यहाँ पर एमपी की, है ना, तो ज्योग्राफी में ऐसा नहीं है कि
मालवा के पठार को हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक से अधिक प्लेट्यू में आए। जैसे कि आप देखोगे इसमें मंदसौर का भी कुछ पार्ट आता है, थोड़ा बहुत, है ना। थोड़ा बहुत यदि आप यहाँ पर देखोगे तो गुना का भी पार्ट आ जाएगा, थोड़ा बहुत अशोकनगर का भी पार्ट आ जाएगा ना, क्योंकि ज्योग्राफी में कोई पॉलिटिकल बॉर्डर तो है नहीं है ये, है ना। तो कुछ आप देखोगे यहाँ पर सागर, अशोकनगर, मंदसौर, नीमच, गुना, इनके भी कुछ थोड़े थोड़े पार्ट इसमें आ जाते हैं, है ना, जबकि पूर्णतः यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। अब यहाँ से आपको याद कैसे करना है, जो मुख्य सिटी हैं, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा उज्जैन किस प्लेट्यू का पार्ट है, राजगढ़ किस प्लेट्यू का पार्ट है, भोपाल किस प्लेट्यू का पार्ट है। तो आपको जिले याद होने चाहिए। ओके, एमपी के मैप में अच्छी कमांड आपकी होनी चाहिए। तो ये हमने मालवा प्लेट्यू को डिटेल में डिस्कस कर लिया, आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे हाईएस्ट माउंटेन पीक यहाँ की कौन सी है, तो सिगार चोटी जो है इसकी या फिर इस प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है कौन सी है, सिगार। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 881 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा एक जाना पाव भी है यहाँ पर, जाना पाव, है ना, ये आपको इंदौर के पास ही देखने को मिल जाएगी, महू रीजन में आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। तो इसकी भी यदि हाइट देखोगे तो 854 के आसपास है, मीटर के आसपास है ना। एक धजारी हिल आपको देखने को मिल जाएगी, धजारी करके हिल्स है, तो इसकी भी 850 मीटर के आसपास आपको हाइट देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रख लेना है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्यटन क्षेत्र भी हैं, जैसे कि उज्जैन है, सांची है, मांडू है, महेश्वर है, तो ये पॉइंट दिमाग में रख लीजिएगा। ओके, चलिए। इसके अलावा कृषि और व्यापारिक दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सॉइल है ना, और बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, जैसे कि आप देखोगे पीथमपुर है, मंडीदीप है ना, और भी आप देखोगे तो देवास हो गया, है ना, मक्सी हो गया, मेघनगर हो गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए, सेकंड प्लेट्यू की हम बात कर लेते हैं। सेकंड जो प्लेट्यू है वो है मध्य भारत का पठार। देखिए, मध्य भारत के पठार की यदि हम बात करें, है ना, तो याद रखिएगा ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, याद रखना है। केशवदास, है ना, याद रखना, केशवदास ने जो मध्य भारत का पठार है इसको देश की मणि कहा है, देश की मणि की संज्ञा दी है, आपको याद रखना है ना। केशवदास जो थे इन्होंने सेंट्रल हाईलैंड को, मध्य भारत के पठार को देश की मणि कहा है। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि आप इस यदि एमपी के मैप में देखोगे, है ना, तो ये वाला मध्य भारत का पठार ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन मध्य भारत का पठार है। तो इसको यदि आप अच्छे से देखोगे, है ना, और भी नीचे तक आता है, ये पूरा रीजन है, ठीक है। तो ये मुकुट की तरह लगता है, इसके कारण केशवदास ने इनको देश की मणि भी कहा है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखो इस प्लेट्यू की हाइट कितनी है, 300 to 500 मीटर इसकी एवरेज हाइट है, ऊंचाई है, याद रखिएगा। इसको चंबल का उप आर्द्र प्रदेश भी बोलते हैं, सब ह्यूमिड रीजन भी बोलते हैं, चंबल रीजन का, याद रखिएगा, है ना। चंबल का उप आर्द्र प्रदेश भी इसको कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, चंबल का उप आर्द्र प्रदेश कौन सा है, तो सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल इंडिया हाईलैंड है, याद रखिएगा। इसका एरिया की बात करें तो टोटल एरिया का लगभग 10.68% या फिर 32,896 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है ये सेंट्रल हाईलैंड या फिर मध्य भारत का पठार कवर करता है, याद रखना है ना। इसमें पूरा चंबल रीजन आ जाएगा, अभी मैं आपको सारे जिले भी डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। आगे बात करें, जलवायु कैसी है, विषम, है ना, विषम जलवायु है। मतलब आप देखोगे ग्रीष्म ऋतु में, है ना, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में आपको अधिक गर्मी और ठंड में, शीत ऋतु में अधिक ठंड देखने को मिलती है ना। तो आप यदि बुंदेलखंड रीजन से हो, है ना, ये पूरा जो नॉर्थ वाला पार्ट है इसी प्रकार की जलवायु है यहाँ पर। गर्मी में ज़्यादा गर्मी, ठंड में ज़्यादा ठंड आपको देखने को मिलती है। तो विषम प्रकृति की जलवायु, एक्सट्रीम क्लाइमेट आपको इस रीजन में देखने को मिलता है। हॉट इन समर्स और कोल्ड इन विंटर, एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम विंटर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, याद रखना है ना। अब यहाँ पर यदि हम रॉक्स की बात करें, कौन सी रॉक्स हैं यहाँ पर, है ना, तो ये भी याद रखना। एक तो विंध्यन रॉक है, यहाँ पर विंध्यन रॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। कुछ आपको कुड़प्पन रॉक्स या फिर कुड़प्पा क्रम की रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी, कुड़प्पा चट्टानें देखने को मिलेंगी, है ना। कुछ आपको बेसाल्ट रॉक्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी रॉक्स आपको देखने को मिलती हैं, तो ये पॉइंट भी दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो रेनफॉल भी बहुत अधिक यहाँ पर नहीं है, लगभग 50 से 75 या फिर 50 to 75 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर एवरेज एनुअल रेनफॉल है। तो वर्षा भी बहुत अधिक नहीं देखने को मिलती है ना। इस रीजन की एक इंपॉर्टेंट समस्या है, आपको पता होगा, यहाँ से चंबल नदी जाती है ना, चंबल नदी के कारण आप
आपको पता होगा यहाँ पर खासतौर पर चंबल रीजन जो है, तो ये अपर्दन या फिर इरोजन की समस्या से बहुत अधिक प्रभावित है ना। और यहाँ पर बड़े बीहड़ों का निर्माण हुआ है ना। गली अपर्दन काफ़ी ज़्यादा किया है चंबल नदी ने और बीहड़ों का यहाँ पर निर्माण किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि कौन सी रिवर जो है ये गली अपर्दन करती है, बीहड़ों का फॉर्मेशन करती है। तो याद रखिएगा चंबल रिवर है जो कि चंबल रीजन में गली अपर्दन करती है, मृदा अपर्दन करती है। अवनालिका अपर्दन भी इसको हम बोलते हैं। क्रॉप्स की बात करें, मेजर क्रॉप्स जो है मुख्यतः यहाँ पर सरसों की खेती की जाती है, मस्टर्ड की खेती की जाती है और इसको सरसों की हांडी या फिर मस्टर्ड बाउल भी कहा जाता है ना। सरसों की, याद रखना, सरसों की खेती काफ़ी ज़्यादा की जाती है। इसके अलावा गेहूं और गन्ने जैसी फसलों को भी यहाँ पर लिया जाता है या फिर उनकी खेती की जाती है। ओके, आगे बात करें तो चंबल, सिंध और कुनु है ना, इस रीजन की कुछ प्रमुख रिवर हैं। तो याद रखिएगा, वैसे हम रिवर अलग से लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि सेंट्रल इंडिया का जो प्लेट्यू है वो क्या है ना, मध्य भारत का पठार क्या है, कौन सी नदियां हैं, कौन से जिले हैं, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जनजातियों की बात करें तो इस रीजन की एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब है जिसको हम बोलते हैं सहरिया ट्राइब है ना। ये अति पिछड़ी जनजाति में आती है ना, अति पिछड़ी जनजाति में आती है ना। तो सहरिया ट्राइब इस रीजन की एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब है, तो ये पॉइंट भी दिमाग में रखना है। इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की यदि हम बात करें तो श्योपुर, मुरैना है ना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच, इसके अलावा कुछ पार्ट में अशोकनगर, मंदसौर भी इसमें आता है ना। तो ये पूरे तो हो गए, नीमच हो गया, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी है ना, अशोकनगर, गुना है ना। तो अशोकनगर, गुना कुछ किस में भी आ रहा था, ये इसमें मालवा प्लेट्यू में भी इसका कुछ पार्ट आ रहा था, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, इसके अलावा मंदसौर भी दोनों में कॉमन है। तो बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं या फिर जिले हैं, 2 या उससे अधिक प्लेट्यू में भी आ सकते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। आपको मेजर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट और हैं, जैसे कि यहाँ पर मिनरल कौन कौन से हैं है ना, खनिज। अब देखिए, मिनरल की बात हमने मालवा में इसलिए नहीं की थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई ऐसे मिनरल देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर यदि हम खनिज या फिर मिनरल की बात करें तो एक तो आपको याद रखना है लाइम स्टोन है ना, एक तो लाइम स्टोन जिसको हम बोलते हैं चूना पत्थर है ना, चूना पत्थर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ओके, संगमरमर देखने को मिल जाएगा, चीनी मिट्टी है ना, ये देखने को मिल जाएगी, स्लेट है ना। तो इस टाइप के जो खनिज हैं वो आपको इस रीजन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रीजन में देखें तो मालनपुर, भिंड हो गया, बामौर हो गया, शिवपुरी हो गया। देखिए, हम बहुत सारी चीज़ें इसमें इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हर एक लेक्चर जब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि हम रिवर्स को भी डिस्कस करेंगे, क्लाइमेट को भी डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर को भी डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्रियल रीजन भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर भी हमें डिटेल में पढ़ना ही है। तो अभी जो मेन पॉइंट है वही मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो बस अभी इतना याद रखिए, बाकी हम नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है बुंदेलखंड प्लेट्यू। तो बुंदेलखंड प्लेट्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा है ना। ये आपको यहाँ पर कुछ जो रीजन है इसको हम बुंदेलखंड प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा ये कहाँ पर फैला है, तो एमपी में फैला है और प्लस यूपी में फैला है ना। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ ये प्लेट्यू है, याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेट्यू है। इसकी भी हाइट यदि आप देखें तो 150 से 400 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो ग्रेनाइट और नीस प्रकार की जो चट्टानें हैं, ग्रेनाइट और नीस टाइप की जो रॉक्स हैं, उससे इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, चलिए, एरिया की बात करें तो 7.7% एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लगभग 23,733 स्क्वायर किलोमीटर है ना। तो ये याद रख लीजिएगा, बस परसेंटेज में आपको दिमाग में रखना है। ओके, नेक्स्ट बात करें कि हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है यहाँ की, तो सिद्ध बाबा की चोटी जो है ये सबसे ऊंची चोटी है इस प्लेट्यू की, याद रखना है। 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा। बाकी कौन सी रॉक्स हैं, तो ग्रेनाइट और नीस रॉक्स हैं, ओल्डेस्ट रॉक्स मानी जाती हैं, ये आपको पता ही होगा। तो इस रीजन में मुख्यतः ये देखने को मिलेंगी। ओके, खजुराहो एक इम्पॉर्टेंट आपको पता होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। अपने जो मंदिर हैं है ना उसके लिए जाना जाता है, इम्पॉर्टेंट पर्यटन स्थल है ना, टूरिज्म के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसी रीजन में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी दिमाग में रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, रिवर की बात करें तो केन, बेतवा और धसान, ये सब यहाँ की मुख्य रिवर हैं। ठीक है, केन रिवर, बेतवा रिवर और धसान। बेतवा को आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश की, इसको क्या बोलते हैं, गंगा भी बोलते हैं।
आगे बात करें तो काफ़ी सूखा क्षेत्र है ना, वर्षा कुछ क्षेत्रों में काफ़ी कम होती है, कुछ कुछ क्षेत्र यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पथरीले हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर भी आप देखोगे, यहाँ का एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यहाँ की जो सॉइल है ना, वो मिश्रित मिट्टी या फिर लाल पीली टाइप की सॉइल यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो बहुत अच्छी या फिर बहुत उपजाऊ मिट्टी आपको इस रीजन में देखने को नहीं मिलती, ना ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई ऐसे आपको रेनफॉल बहुत अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यदि आप देखें ओवरऑल, यदि देखें तो यहाँ पर सूखा प्रभावित क्षेत्र है, रेनफॉल कम होती है, सॉइल अच्छी नहीं है, क्लाइमेट भी उतना अच्छा नहीं है। क्लाइमेट भी वैसा है कि ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्मी और शीत ऋतु में ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ वगैरह का भी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं है ना। तो डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी पीछे है ये बुंदेलखंड रीजन, आपको याद रखना है। समय समय पर इसको एक नए स्टेट के रूप में भी बनाए जाने की मांग उठती रहती है, ठीक है। जिलों की यदि हम बात करें तो छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, पन्ना, सागर और शिवपुरी, अशोकनगर के भी कुछ भाग इसमें आते हैं, ठीक है। और दतिया भी इसमें शामिल है, याद रखिएगा। तो दतिया हो गया, यहाँ पर देखिए दतिया है ना, शिवपुरी है, अशोकनगर का कुछ शिवपुरी और अशोकनगर का कुछ रीजन, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, तो ये सभी रीजन आते हैं बुंदेलखंड में। खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, है ना। वहाँ की जलवायु कैसी है उसका नॉलेज होना चाहिए, वहाँ पर मृदा कैसी है उसका नॉलेज होना चाहिए, एग्रीकल्चर कैसा है उसका नॉलेज होना चाहिए। जब ये आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उस समय आपको और ज़्यादा क्लैरिटी इन प्लेट्यू के संबंध में होगी, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना कि यहाँ पर तेंदू पत्ता, है ना, जो कि बेड़ी बनाने के काम आता है, उसका अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है रीवा पन्ना का पठार, है ना। तो अभी हमने डिस्कस किया, देखिए ये वाला हमने देखा मालवा प्लेट्यू, है ना, ये था मालवा प्लेट्यू। फिर ये हमने देखा मध्य भारत का पठार, ये हमने देखा बुंदेलखंड का पठार, और यहाँ पर इसके बगल में है रीवा पन्ना का पठार, ओके। तो रीवा पन्ना का जो पठार है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी यदि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको विंध्यन रॉक्स, है ना, कुड़प्पा रॉक्स आपको देखने को मिलेगी, ओके। तो ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर नॉन मेटलिक मिनरल्स, अधात्विक खनिजों के लिए ये जाना जाता है, चूना पत्थर वगैरह, है ना। और ख़ासतौर पर यहाँ पर जो बिजावर श्रेणी की चट्टानें हैं, है ना, बिजावर श्रेणी की जो रॉक्स हैं, है ना, यहाँ पर, तो यहाँ से आप देखोगे आपको हीरे का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और हमारे देश में एकमात्र जिला है पन्ना, जो कि इसी रीजन में आता है, जो कि हीरे के लिए, डायमंड के लिए फेमस है ना। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो लगभग 10.37% कवर करता है, 31,956 स्क्वायर किलोमीटर ये कवर करता है मध्य प्रदेश का। और ख़ास तौर पर हीरा और चूना पत्थर इस रीजन में हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो हीरे के कारण यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। बिजावर श्रेणी की रॉक से यहाँ पर खासतौर पर जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से हमें हीरे का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, ओके। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर चचाई, केवटी, बहुटी, इस प्रकार के आपको वाटरफॉल, जलप्रपात भी देखने को मिलते हैं, है ना। और रिलीजियस दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर मैहर शारदा माता का मंदिर है, जो कि हाल ही में डिस्ट्रिक्ट भी बना है। उसका रीज़न था कि धार्मिक दृष्टिकोण, ओके। तो रिलीजियस प्लेस है मैहर, जो कि शारदा माता का प्रसिद्ध मंदिर है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ओके। इसके अलावा इस रीजन की नदियों की बात करें तो टॉन्स, केन और बीहड़ जो हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर रेड, येलो और मिक्स टाइप की सॉइल है ना। देखिए ये पूरा रीजन है ना, ये वाला जो पूरा रीजन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये है ना। यहाँ पर सॉइल आपको लाल, पीली, मिश्रित टाइप की ही देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा कोई उपजाऊ मिट्टी देखने को नहीं मिलेगी। इस रीजन में भी आप देखोगे तो इसी प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी, है ना। तो याद रखिएगा, ब्लैक सॉइल सिर्फ आपको इस रीजन में ही देखने को मिलती है, मालवा प्लेट्यू में, ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पर भी लाल, पीली, रेड, येलो और मिक्स्ड सॉइल देखने को मिलती है। और एग्रीकल्चर की बात करें, क्रॉप्स की बात करें तो धान, अलसी, गेहूँ, है ना, जो वीट होता है, राइस, चावल वगैरह होते हैं, अलसी वगैरह होता है, तो इनका यहाँ पर एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। प्रसिद्ध जिलों की बात करें यहाँ पर तो पन्ना, मतलब प्रसिद्ध जिले नहीं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आते हैं, तो पन्ना, सतना, रीवा, मैहर, महोगंज। एक बार मैप में देख लेते हैं। ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, सतना है, रीवा है ना, मैहर है, मऊगंज है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि चूँकि मऊगंज जो है अभी
नया जिला बना है, तो ये क्लिस प्लेट्यू का पार्ट है, मैहर भी इसी का पार्ट है ना, तो दोनों नए डिस्ट्रिक्ट इसी के पार्ट हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नर्मदा सोन घाटी या फिर नर्मदा सोन वैली, है ना। तो यहाँ पर आपको पता होगा एमपी का जो ये रीजन है, यहाँ पर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और इसके ही जो आसपास का ये रीजन है, इसको हम बोलते हैं नर्मदा सोन घाटी। और मध्य प्रदेश का जो सबसे निचला क्षेत्र है ना, निचला रीजन जो है ना, लोएस्ट रीजन जो है वो भी कौन सा है, नर्मदा सोन घाटी वाला ही है, आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखिएगा। यहाँ पर रिफ्ट वैली जो है ना, यहाँ पर रिफ्ट वैली है, यहाँ पर याद रखिएगा। नॉर्थ में यहाँ पर विंध्यन माउंटेन है, यहाँ पर विंध्य है, और साउथ में यहाँ पर सतपुड़ा है, यहाँ पर साउथ में सतपुड़ा है, और इसके बीच में ही नर्मदा नदी प्रवाहित होती है रिफ्ट वैली में, भ्रंश घाटी में, याद रखिएगा, ओके। तो ये सबसे निचले स्थानों में भी आता है, लोएस्ट पॉइंट में भी आता है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए एमपी का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो एमपी का जो लोएस्ट पॉइंट है वो नर्मदा सोन घाटी है, नर्मदा सोन वैली है, ओके। आगे बात कर लेते हैं। एरिया जो है लगभग 26% के आसपास कवर करता है नर्मदा सोन वैली का, है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर की यदि हम बात करें तो चूँकि नर्मदा रिवर है उसके आसपास काफ़ी अच्छी भूमि है, पानी की उपलब्धता है ना, क्योंकि देखिए नदी घाटी का मतलब क्या होता है, रिवर वैली का मतलब होता है एक नदी है और उसके आसपास का सैकड़ों किलोमीटर का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं रिवर वैली, है ना। तो यहाँ पर नॉर्मली पानी की कमी हमें देखने को नहीं मिलती है ना। मिट्टी भी अच्छी देखने को मिलती है, कहीं कहीं जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, कहीं कहीं ब्लैक सॉयल देखने को मिलेगी। तो इसी के कारण इसको हम मध्य प्रदेश की अन्न पेटी भी बोलते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा इस रीजन में गहरी काली मिट्टी मिलती है, कहीं कहीं आपको जलोढ़ मिट्टी भी आपको देखने को मिल सकती है, बहुत कम रीजन पर मेनली गहरी काली मिट्टी या फिर ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगी, ओके। आगे यदि हम बात करें तो पश्चिम में आपको कम वर्षा देखने को मिलेगी, पूर्व में ज़्यादा, ठीक है। चूँकि ये लंबे में फैली हुई तो आपको पता है पूर्वी मध्य प्रदेश जो है यहाँ रेनफॉल ज़्यादा होता है, पश्चिम में अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है। तो पूर्व में कम वर्षा है ना, ईस्ट में कम रेनफॉल है, वेस्ट में ज़्यादा है, सॉरी ईस्ट में ज़्यादा है, वेस्ट में कम है। तो इस रीजन में पचमढ़ी नामक स्थान है, ठीक है। आपको पता होगा मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हमें देखने को मिलता है, जबकि इस पूरे रीजन में ईस्ट में ज़्यादा और वेस्ट में थोड़ा कम वर्षा हमें देखने को मिलती है। मुख्य जिलों की बात करें तो मंडला, डिंडोरी, है ना, जबलपुर, नरसिंहपुर, ठीक है, खंडवा, इसके अलावा नर्मदापुरम, देवास, बड़वानी, सीहोर, इनके भी कुछ पार्ट आते हैं। देख लेते हैं। डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ठीक है। तो ये नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत ये पूरा पार्ट आता है, याद रखना है। लोएस्ट पार्ट है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, क्या इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये सारे पॉइंट दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बघेलखंड प्लेट्यू की। तो बघेलखंड प्लेट्यू की यदि हम बात करें तो ईस्ट में आपको यहाँ पर आपको बघेलखंड का पठार, बघेलखंड प्लेट्यू देखने को मिलता है, ठीक है। तो लगभग 7% के आसपास इसका एरिया है, क्षेत्रफल है, और एमपी का सबसे छोटा, है ना, स्मॉलेस्ट जो है ये क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है, फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, याद रखिएगा। और ये ईस्टर्न प्लेट्यू, ये ईस्टर्न प्लेट्यू का पार्ट है, ये पूर्वी पठार का पार्ट है या फिर ईस्टर्न प्लेट्यू का पार्ट है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको गोंडवाना क्रम की रॉक्स देखने को मिलेंगी, कौन सी, गोंडवाना रॉक्स देखने को मिलती हैं, है ना, जो कि कोल के लिए फेमस है, कोयले के लिए जानी जाती है ना। हमारे भारत में जो 95% कोल है वो गोंडवाना रॉक से ही आता है, जो कि बिटुमिनस प्रकार का कोल है ना, बिटुमिनस कोयला है, याद रखिएगा। ऊर्जा कैपिटल सिंगरौली है, यहाँ पर पूर्व में आपको सिंगरौली देखने को मिलेगा, है ना, तो यहाँ पर ही इसी प्लेट्यू में देखने को मिलता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात करें तो यहाँ पर एक सुहागपुर, सिंगरौली, ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, सुहागपुर रीजन यहाँ पर ही आपको देखने को मिलता है, कोल के लिए फेमस है, ठीक है। सुहागपुर लार्जेस्ट कोल फील्ड आप बोल सकते हो इसको। यहाँ की रिवर की बात करें, सोन, जोहिला और रिहंद, है ना। सोन अल्टीमेटली आपको पता है गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, किसका पार्ट है, गंगा का पार्ट है, तो इसी रीजन से निकलती है ना, अमरकंटक प्लेट्यू से इसी रीजन में प्रवाहित होती है, कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट, तो मानसूनी क्लाइमेट है, चूँकि ईस्टर्न मध्य प्रदेश है तो यहाँ पर रेनफॉल जो है ना, यहाँ पर जो रेनफॉल है वो काफ़ी अच्छा है ना। पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादा वर्षा होती है, ज़्यादा रेनफॉल होता है, तो रेनफॉल यहाँ पर क्या है, अच्छी है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और कटनी। देख लेते हैं, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी, अनूपपुर। तो ये सभी जो हैं ये ईस्टर्न प्लेट्यू या फिर जो बघेलखंड प्लेट्यू हैं इसका पार्ट है, आपको याद रखना है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक पार्ट हमारा और बचा हुआ है। कौन सा पार्ट बचा हुआ है? सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, है ना, सतपुड़ा मेकाल रेंज, है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो माउंटेन से रिलेटेड रहेगा। किससे रिलेटेड रहेगा? माउंटेन से रिलेटेड रहेगा। तो इस डिवीज़न को हम उसके साथ में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ MCQs हैं, इनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को भौतिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो MP को भौतिक दृष्टिकोण से 3 मेजर पार्ट में या फिर 3 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, याद रखिएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम मालवा प्लेट्यू? तो चंबल, बेतवा, ताप्ती, सोन, है ना। तो देखा जाए तो चंबल रिवर जो है ये मालवा प्लेट्यू से ही प्रवाहित होती है। ये तो बैतूल से निकलती है ना, बैतूल से निकलती है। हालांकि बेतवा भी आप देखें तो रायसेन से ही निकलती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक आंसर क्या होगा? चंबल ही होगा। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड प्लेट्यू एक्सटेंड्स मेनली इन विच 2 स्टेट, है ना, किन 2 राज्यों में बुंदेलखंड प्लेट्यू फैला हुआ है? तो ये MP और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और UP स्टेट में एक्सपांडेड है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन रीवा पन्ना प्लेट्यू? रीवा पन्ना प्लेट्यू में कौन से जिले शामिल हैं, है ना। तो आपको पता ही होगा, पन्ना हो गया, सतना हो गया, रीवा हो गया, महूगंज हो गया, है ना। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ये सभी डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये रीवा पन्ना का पार्ट है, जबकि जबलपुर, मंडला, डिंडोरी इसमें नहीं आते, इंदौर ये मालवा में आते हैं, सागर बुंदेलखंड में आ जाता है। तो ये सब नहीं होंगे, ए आंसर ही इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मालवा पठार में मुख्यतः कौन सी मृदा, कौन सी सॉइल हमें देखने को मिलती है? तो ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिलती है मालवा प्लेट्यू के अंतर्गत, जो कि बेसाल्ट रॉक से बनती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों में कौन सी नदी अलग करती है? विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों को कौन सी नदी अलग करती है? तो बीच में आपको अभी मैंने डिस्कस कराया था, नर्मदा रिवर का फ्लो है बीच में, है ना। कौन सी है? नर्मदा, है ना। नॉर्थ में कौन सा है? नॉर्थ में विंध्यन है। और साउथ में कौन सा है? साउथ में सतपुड़ा है। ठीक है, बीच में नर्मदा वैली है। नेक्स्ट है, द सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू इज रिलेटेड टू द रीजन अराउंड द चंबल रिवर एंड इज ऑल्सो नॉन एज विच सम ह्यूमिड रीजन? मध्य भारत का पठार चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र से संबंधित है। इसे किस उपाद्र प्रदेश से जाना जाता है? तो इसको हम चंबल उपाद्र प्रदेश भी बोलते हैं, मध्य भारत का पठार बोलते हैं, आपको पता ही होगा। ओके, नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्लेट्यू पठार कौन सा है? तो मालवा का पठार जो है, मालवा प्लेट्यू जो है ये लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक पार्ट है, लार्जेस्ट प्लेट्यू है MP का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द नर्मदा सोन वैली इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश? नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के किस पार्ट में आता है? तो मध्य प्रदेश के लगभग सेंट्रल पार्ट में ये आता है ना, नर्मदा सोन घाटी, जहाँ पर नर्मदा रिवर का फ्लो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेट्यू ऑफ MP इज नॉन फॉर डायमंड माइनिंग? मध्य प्रदेश का कौन सा पठार हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है? मालवा, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना या फिर मैकाल? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका क्या आंसर है। तो आज के लेक्चर में जो MP का फिजियोग्राफिक डिवीज़न थे उनको हमने डिस्कस किया है। एक फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑलरेडी बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, चूँकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर माउंटेन से रिलेटेड रहेगा, है ना, माउंटेन से रिलेटेड रहेगा, तो उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आई थिंक आपको आज का जो लेक्चर है ये पसंद आया होगा। इसकी यदि आपको PDF चाहिए है या फिर कंप्लीट MP के नोट्स चाहिए हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन से भी एक्सेस कर सकते हैं। और कंप्लीट मध्य प्रदेश GK का कोर्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर जाकर के डिफरेंट कोर्सेज के साथ साथ मध्य प्रदेश का कोर्स भी आप ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा एक कॉम्बो ऑफर भी है जिसमें आपको करंट अफेयर, MP स्टैटिक GK 1000 MCQ सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ मिल जाती है, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से। इसके अलावा 1 मिलियन कूपन कोड को यूज़ करके 1 मिलियन 40 कूपन कोड को यूज़ करके 40% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं। आई थिंक आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।